नमस्कार। मैं मूलचंद, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भिलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र, जिसमें अधिमान्य विवाह है। यह टॉपिक IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और नेट और सेट एग्जाम के अंदर भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि जब हम अधिमान्य विवाह की बात करें तो उससे पहले हम कहें कि विवाह में दो परिवारों का मिलन होता है, दोनों एक दूसरे पर समर्पित होते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और कई ऐसी बातें सामने आती है जिसके द्वारा एक भाई अपनी बहन के लिए कुछ भेंट स्वरूप वस्तुएं प्रदान करता है। ट्रोबियांडा द्वीप समूह में एक भाई अपनी बहन के लिए साल में एक बार फसल का कुछ हिस्सा उसको भेंट करता है। हिंदू समाज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बहन के पुत्र या पुत्री का विवाह होता है तो भाई के द्वारा भात भरी जाती है और इस भात स्वरूप कुछ कपड़े, स्वर्ण आभूषण उसे दिया जाता है। गुजरात के जो है बहुत बड़े आध्यात्मिक संत भी रहे हैं, उनका नाम आता है नरसिंह मेहता, जिन्होंने अपने पुत्री के बेटी की शादी में 56 करोड़ का मायरा लेके गए थे। ये एक सामने नजीर पेश की उन्होंने उस काल के अंदर, और वो आध्यात्मिक संत बन गए बाद में। भारत में हिंदू समाज में आज भी यह प्रथा पाई जाती रही है और बहन के लिए भाई जो है अपने प्राण संकट में डाल सकता है उसकी रक्षा के लिए, और बहन भी हमेशा भाई की सलामती की दुआएं करती रही है। रक्षाबंधन इसी का भाई बहन का एक त्योहार है। जब हम विवाह की बात करते हैं, अधिमान्य विवाह की बात करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि वरीयता के आधार पर विवाह किया जाए। जब किसी एक वर्ग विशेष को वरीयता दे दी जाती है तो ऐसे विवाह को अधिमान्य विवाह कहते हैं। लूसी मेयर ने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक लिखी, जिसमें यह कहा गया कि यदि वांछनीय हो तो एक वरीयता के आधार पर वर्ग विशेष में जीवन साथी का चयन करते हैं। यानी इसमें वरीयता के आधार पर विशेष वर्ग यदि वांछनीय हो तो वरीयता के आधार पर विशेष वर्ग से विशेष वर्ग व्यक्ति से
विवाह करें तो वह अधिमान्य विवाह है। अधिमान्य विवाह है। लूसी बेन ने कहा कि केवल मात्र वरीयता देखी जाती है इसमें कि आपने किस वर्ग विशेष को महत्व दिया है, और उसी वर्ग विशेष में यदि जीवन साथी का चयन किया जाता है तो उसे प्रोफेशनल अधिमान्य विवाह कहा जाता है। इस अधिमान्य विवाह के जो है स्वरूप नजर आते हैं हमें, तो इसमें 3 स्वरूप देखा जा सकता है। अलग अलग समाजों में अलग अलग, सॉरी इसमें 3 नहीं होकर के बहुत सारे स्वरूप हैं इसमें। जैसे एक तो होता है सलिंग, सहोदर विवाह। सलिंग सहोदर विवाह है, इसका मतलब एक ही लिंग से उत्पन्न पुत्र और पुत्री यानी लड़के और लड़कियों का विवाह है सलिंग सहोदर विवाह कहा जाता है। अब सलिंग सहोदर में जैसे पिता और माता यहां हो गया। अब यहां पर जो है माता की बहन और यानी माता पिता के भाई, ऐसे विवाह को हम, पिता के भाई चाचा होगा, माता की बहन मौसी होगी। चाचा और मौसी इनके जो लड़के लड़की होंगे आपस में विवाह करेंगे तो उसको चचेरे मौसेरे भाई बहनों का विवाह करते हैं। सीधी सी बात है, एक ही लिंग से उत्पन्न पिता और माता, जैसे पिता का भाई चाचा होगा, माता की बहन मौसी, तो चचेरे मौसेरे भाई बहनों का विवाह सलिंग सहोदर विवाह कहलाता है। यह विवाह जो है ये दोनों प्रकार के जो विवाह है, जैसे चाचा के भाई बहनों में और माता मौसेरे के भाई बहनों में, दोनों मुसलमानों, भारत के मुसलमान यानी सब जगह देखा जा सकता है। मुसलमानों में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन है। इसके साथ ही अरब की खानाबदोश जनजाति बेडौइन के अंदर भी इस प्रकार का विवाह प्रचलन में है, जिसमें चूंकि सभी बेडौइन में 2 भाइयों के लड़के लड़कियां परस्पर विवाह करते हैं, क्योंकि वे ऊंट पालने का कार्य करते हैं और साथ में रहते हैं। इस प्रकार ये जो विवाह है सलिंग सहोदर विवाह कहलाता है, और जिसका एक ही लिंग से उत्पन्न हुए वो लड़के और लड़की, उनका विवाह। दूसरी ये मुसलमानों में और बेडौइन जनजाति में देखने को मिलती है ये प्रथा। दूसरी अगर हम बात करें वो होता है विलिंग सहोदर विवाह है। अब यहां विलिंग, यहां पर सलिंग पिता का भाई था, अब यहां पिता की बहन, पिता और माता, पिता की बहन का लड़का और माता के भाई का लड़का। यहां माता का भाई से उत्पन्न लड़का लड़की, इसको क्या कहेंगे? ममेरे फुफेरे,
भाई, माता का भाई मामा, माता का भाई क्या होगा? मामा। और पिता की बहन बुआ। ममेरे फुफेरे, फूफा। बहन बुआ होगी तो ममेरे फुफेरे। भाई बहन का विवाह है, उसे वेलिंग सहोदरज विवाह कहते हैं। सीधी सी बात है, पिता की बहन बुआ और माता का भाई मामा, वेलिंग क्रॉस कजन, तो उसके साथ में जो उनके लड़के लड़कियों का जो विवाह होगा, ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह कहलाता है। यह कभी इसके अंतर्गत देखा जाए तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, करियेरा जनजाति, करियेरा जनजाति में यह प्रथा प्रचलन में है। इसके साथ में फिजी द्वीप भी के अंदर भी इसे यह प्रथा देखी जा सकती है, फिजी द्वीप में। कभी कभी ऐसे विवाह में वर और वधू इनके बीच में 20 साल का डिफरेंस हो सकता है, 20 साल का अंतर देखने को मिल सकता है। कई जनजातियां जिसमें जगह है गिल्याक, कामचड़ल तथा टुंगस आदि दक्षिण एशियाई जनजातियों में ममेरी बहन में विवाह की प्रथा है। इसमें ममेरी बहन की प्रथा और भारत में अगर देखा जाए तो मणिपुर में पूरम, गौंड जनजाति में खरिया, ओराव, कदार, असम की भीलों में भी इस प्रकार के विवाह का प्रचलन है। यदि ये लोग, यानी जो लोग जिसमें ये प्रथा प्रचलन में है, यदि वो गौंड जनजाति वाले लोग ये मानते हैं कि यदि वे इस तरह का विवाह नहीं करते तो उसे हर्जाना मांग सकते हैं कि पैसा लाइए आप। इसको दूध लोटवा भी कहते हैं, हर्जाना मांगते हैं, दूध लोटवा भी कहते हैं इसे। इसके बाद में तीसरी बात अगर हम कहें तो तीसरा जो विवाह आता है इसमें देवर विवाह है। देवर विवाह जैसा कि स्पष्ट है कि पति की मृत्यु होती है तो उसके देवर के द्वारा विवाह कर दिया जाता है, या फिर कनिष्ठ यानी उसके देवर की मृत्यु हो गई तो उसके ज्येष्ठ के साथ में विवाह करवा दिया जाता है। देवर विवाह है जो है इसमें दो प्रकार का विवाह हो सकता है, एक तो हो गया ज्येष्ठ और एक हो गया कनिष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब जैसे मान लीजिए छोटे भाई की मृत्यु हो गई है तो उसकी पत्नी का विवाह ज्येष्ठ के साथ हो जाएगा, लेकिन उससे उत्पन्न संतान जो है वो कनिष्ठ के नाम से ही होगी, यानी छोटे भाई के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि ज्येष्ठ एक्सपायर हो जाता है यानी बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी का विवाह यानी उसके देवर से कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ज्येष्ठ और कनिष्ठ देवर विवाह जो है ये प्रचलन में है। हमें कई उदाहरण देखने को मिल सकते हैं देवर विवाह के। रामायण के अंदर अगर हम देखें तो रावण और राम दोनों का युद्ध हुआ और राम ने आखिरकार रावण को मार दिया। तो रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी का जो विवाह है वो विभीषण के साथ कर दिया गया, यानी कि उसके देवर के साथ कर दिया। इसी तरह से बाली की बात करते हैं, बाली और सुग्रीव की। तो बाली की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी तारा का विवाह सुग्रीव के साथ में कर दिया गया था। ये उदाहरण हमें भारतीय धर्म ग्रंथों के अंदर भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध मानव शास्त्री प्रिचार्ड, इवांस प्रिचार्ड है,
उन्होंने अफ्रीका की न्यूर जनजाति में प्रेत विवाह का उल्लेख किया है। प्रेत विवाह का उल्लेख किया है। इसका तात्पर्य यह है कि इस जनजाति में जैसे मान लीजिए विवाह होना था लेकिन पति की मृत्यु हो गई, विवाह से पूर्व ही सगाई हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे समय में जो कंडीशन बनती है कि अब उसका विवाह जो है उसके ज्येष्ठ उसके भाई से हो रहा है, दूसरे भाई से हो रहा है। क्योंकि देवर विवाह को अगर हम देखें तो द्विवर यानी दूसरा पति के नाम से जाना जाता है। तो उसका पति, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाली संतान मृत भाई जो है उसके नाम से जाना जाता है। ये इसमें देखा गया है। और अगला जो हम बात करें साली विवाह है। चौथा साली विवाह है। अब यहां देखिए कि जब एक पुरुष अपनी पत्नी की बहन या बहनों से विवाह करता है, जब एक पुरुष अपनी पत्नी या पत्नी की बहनों से विवाह करता है तो उसे साली विवाह कहते हैं। यह विवाह है दो प्रकार से हो सकते हैं, सीमित और असीमित। सीमित तो इस रूप में है कि यदि मान लीजिए उसकी संतान नहीं हो रही है, उसकी पत्नी के, जैसे किसी पुरुष की पत्नी के संतान नहीं हो रही है या वो एक्सपायर हो जाती है, तब वह उसकी दूसरी बहन से विवाह करता है, केवल एक बहन से, तो वो कहते हैं सीमित साली विवाह है। दूसरा असीमित, यानी कि जब वह किसी एक स्त्री से शादी करता है तो उस स्त्री की जितनी भी बहनें हैं वो बहनों के पति के रूप में भी वही व्यक्ति रहता है, वो असीमित होता है। इसको हम साली विवाह के नाम से जाना जाता है। यहां पर ईबी टाइलर प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक लिखी थी, ईबी टाइलर प्रिमिटिव कल्चर। इस प्रकार के विवाह में दो परिवारों का कर्तव्य बोध की बात बताई है, यानी दोनों जो परिवार है वो कर्तव्य बोध से परिचित हो जाएं कि उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। इसमें तनाव व संघर्ष नहीं होता है क्योंकि इसमें सारी बहनें आपस में हैं, तो इसलिए ऐसे विवाह में तनाव और संघर्ष का कोई स्थान नहीं होता है। और टाइलर और फ्रेजर, ये दोनों मानव शास्त्रियों ने विश्व के विभिन्न अलग अलग जगहों पर ऐसे विवाह के स्वरूप को इन्होंने देखे हैं। कुछ इन विवाह के अतिरिक्त जैसे अनुलोम विवाह है, अनुलोम विवाह है। ये विवाह है जो है उच्च कुल का लड़का, मैं यहां थोड़ी सी बात करूंगा इसमें, उच्च कुल का लड़का और निम्न कुल की लड़की के साथ विवाह होगा तो वह अनुलोम विवाह कहलाता है। इस स्थिति को हम देखते हैं कि जी.एस. घूरे, गोविंद सदाशिव घूरे, जिन्होंने कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक लिखी थी, उन्होंने यह कहा कि आर्य फारस से जब भारत में आए तो यहां पर अपनी संस्कृति को भी साथ में लाए, परंतु स्त्रियां नहीं लाए थे। आर्यों ने यहां के दक्षिण में जो द्रविड़ों को पराजित किया, आर्य जो है द्रविड़ों को पराजित किया, तो ये आर्य तो विजेता हुए और द्रविड़ पराजित हुए। तो आर्य अपने आप को उच्च कुल का कहने लगे और द्रविड़ जो मूल निवासी थे भारत के, वो पराजित हुए थे, इनको निम्न कुल का माना गया। तो आर्यों ने जो है वह
उच्च कुल का माने जाने के कारण, चूंकि आर्य जब भारत में आए थे तो अपने यहाँ पर स्त्रियां नहीं लाए थे, परिणाम स्वरूप इन्होंने अनुलोम विवाह किया। और अनुलोम विवाह किया का मतलब है द्रविड़ों की स्त्रियों से इन्होंने शादी की, विवाह किया, और उससे उत्पन्न संतान भी आर्यों के नाम से जाने गए। तो ये अनुलोम विवाह कहलाता है। जब जब इसके विपरीत भी कुछ नियम आया, प्रतिलोम विवाह है। यहां एक और चीज दे दूं, जब मैं कहूं वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहां पर ब्राह्मण उच्च कुल का है, ये तीनों निम्न हैं, तो ब्राह्मण का उच्च कुल का लड़का और ये तीनों की लड़कियां इससे विवाह करता है, तो ये अनुलोम विवाह कहलाता है। और प्रतिलोम इसके विपरीत होगा, प्रतिलोम विवाह है। अब यहां क्या हो गया, उच्च कुल की लड़की, उच्च कुल की लड़की और निम्न कुल का लड़का, कुल का लड़का से विवाह होगा तो वह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की लड़की लड़का और ब्राह्मण की लड़की से विवाह करे तो वह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। यानी उच्च कुल की लड़की होगी और निम्न कुल का लड़का होगा, तो ऐसे विवाह को हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसके अतिरिक्त विवाह के संबंध में जैसे अधिमान्य विवाह की बात कर रहे हैं, तो कुछ अन्य प्रकार के में आता है, जैसे संथाल में विधुर और विधवा परस्पर विवाह करते हैं। ये संथाल के अंदर प्रचलन में है, भारत में भी कहीं कहीं ये विवाह देखने को मिलते हैं। दूसरी बात करें गारो जनजाति का, तो इसमें एक दामाद अपनी विधवा सास से शादी कर लेता है। विधवा सास से शादी करने का उसका कारण है संपत्ति संबंधी अधिकार से। अगर वह उससे शादी कर लेगा तो संपत्ति जो है वो अधिकारी हो जाएगा उसका दामाद, यानी संपत्ति उसके घर में ही रहेगी। इसलिए यह प्रथा गारो जनजाति के अंदर तक देखने को मिलती है। तीसरी गौण जनजाति की यदि हम बात करें तो इसमें दादा और पोती का विवाह देखा जा सकता है। दादा और पोती का विवाह है देखा जा सकता है। और सेमा नागा लोगों में यह प्रथा प्रचलन में है कि वह अपनी सगी मां को छोड़ते हुए जितनी भी दूसरी स्त्रियां उसके पिता की सौतेली ये जो है उन स्त्रियां हो गई, वो उनसे अगर वो शादी करता है, उनसे शादी कर ले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यौन संबंध स्थापित करेगा, बल्कि इसका मतलब वही है कि वो संपत्ति का जो है घर में ही रहे। क्योंकि मृतक पति की संपत्ति की जितनी भी वो स्त्रियां हैं उन सभी को उत्तराधिकार में संपत्तियां मिलती है, परंतु उन संपत्तियों का बंटवारा न हो इसके लिए वह अपनी सगी माता को छोड़ते हुए शेष सौतेली माताओं से विवाह कर लेता है। तो विश्व के विभिन्न जनजातियों में अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में ये जो विवाह की मान्यताएं हैं, स्वरूप है, वो अलग अलग दृष्टिकोण से पाए जाते रहे हैं। और कई कई ये नियम भारतीय समाज में भी देखने को मिलते हैं। आज तक बस इतना ही। धन्यवाद।